दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिहार नीति पे। दोस्तों आज चूंकि मैंने इस चैनल पे ये सीरीज शुरू किया है, इसलिए आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने जा रहा हूँ बीएसएससी के एग्जाम की। बीएसएससी इंटर लेवल जो कि साल 2023 में आई थी वैकेंसी। इस वैकेंसी में आप जानते हैं कि टोटल कुल मिलाकर उस वक्त बहाली आई थी, वो आई थी 12,199 का पोस्ट के आसपास। फिर उस वैकेंसी को 2024 में रिवाइज करके उसमें 1000 कुछ वैकेंसी जोड़ा गया। फिर उस वैकेंसी को 10,000 वैकेंसी जोड़ के उसको 2025 में 24,000 के आसपास 23,000 के आसपास किया गया। फिर अभी 2026 में लास्ट अभी जोड़ के 25,000 कुछ इस वैकेंसी को पूरा कर दिया गया है। और ये वैकेंसी अब तक लगभग 3 साल से इसमें फॉर्म फिलअप ही हो रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है वो पहले जान लीजिए। ये एक तरह से उगाही का एक अच्छा सा उपाय है। कैसे वो आपको सबसे पहले समझा देता हूँ, और दूसरी तरफ इसमें क्या पक्ष और क्या विपक्ष दोनों की क्या क्या गलतियां हैं उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आपको बात बता दूं कि बीएसएससी में अब तक जो फॉर्म्स की बात की जा रही है, तो ऑफिशियली जो बीएसएससी के सचिव के द्वारा, जो इससे पहले सचिव थे जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, आपको लोग पता होगा, उनके द्वारा जो अभी तक न्यूज आया था और उनके द्वारा जो बताया गया था उसके अकॉर्डिंग बीएसएससी में अभी तक 34 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हो चुके थे पिछले माह तक। उम्मीद है कि 13 तारीख जो अब बीएसएससी की लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट को जाते जाते इसमें 40 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। 40 लाख में से कुल मिलाकर दोस्तों 25 लाख के आसपास ऐसे फॉर्म्स हैं आए हैं जिसका कि फॉर्म फी फर्स्ट टाइम में जो फॉर्म फिलअप हुआ था उस वक्त 500 कुछ रुपए था फॉर्म फिलअप का रेट, उसके अकॉर्डिंग हुआ था। बाकी 15 लाख का ये इन दिनों जो 15 अगस्त 2025 को न्यू अनाउंसमेंट हुआ, जब बिहार में कोई भी वैकेंसी की अब जो फॉर्म फी होगी वो 100 रुपए होगी, उसके बाद हुई। ऐसे में सवाल ये आ जाता है कि ये किस तरह की उगाही है। उगाही एक वैकेंसी को रीओपन करते करते लगभग अब तक 7 से 8 बार रीओपन होकर ये वैकेंसी अब जाके पहुंची है एक मुकम्मल जगह पे। और उस मुकम्मल जगह पे ये है कि आज भी इसके एग्जाम के डेट का कोई औचित्य नहीं है और ना ही कुछ पता है। ऐसे में जब बात ये चल रही है कि बीएसएससी एक न्यू कैलेंडर जारी करने जा रही है जिसमें कि सभी वैकेंसीज के एग्जाम डेट्स की बात की जाएगी, वो क्यों नहीं जारी किया जा रहा? अगर नहीं जारी किया जा रहा है तो उसके ऊपर आगे या उसके पीछे क्या कारण हो सकती है और क्या नहीं। इसमें किसकी गलती से छात्र भुगत रहे हैं 40 लाख छात्र, और किसकी गलती के कारण ये बहाली इतनी लटकी हुई है। दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये फॉर्म अब तक 7 से 8 बार रीओपन हो चुकी है और उसमें 40 लाख फॉर्म गए। ये कुल मिलाकर अगर वैकेंसी की बात करें तो ये अब तक 4 वैकेंसी आ चुकी होती है। 4 वैकेंसी में अगर आप बात करें सीरियसली कैंडिडेट, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट होता है कि 4 वैकेंसी में 4 बार फॉर्म फिलअप करके अगर 4 बार एग्जाम हो जाती तो कोई न कोई वो किसी न किसी जॉब में सेटल हो जाते हैं। मतलब किसी न किसी विज्ञापन में, अगर वो 23 के विज्ञापन 23 में क्लियर हो गई होती तो कुछ 12,000 के आसपास उसी वक्त हो जाते। उसमें से जो कुछ प्री क्वालिफाई करके मेंस क्वालिफाई नहीं किए होते, वो अगली बार अगर 24 में बहाली आती, जब 10,000 इसमें इंक्रीज किया गया था, तो वो 24 में हो जाते। फिर कुछ बहालियां 1,000-2,000 आके बढ़ रही हैं या 500-700 बढ़ रही हैं, उन बहालियों का भी अगर इंटर लेवल पर वैकेंसीज आते तो उनका भी यही होता। उनको भी क्या किया जाता कि उनको अभी प्रीमेंस करते करते एक पढ़ाई का रूटीन बनता रहता। अभी आप जानते हैं कि 3 साल से कोई कैंडिडेट क्या बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहा होगा? नहीं। इस बीच में जो कैंडिडेट तैयारी कर भी रहे होंगे, उन कैंडिडेट के साथ क्या हो होगा वो भी आप सोच लीजिए। उनके साथ क्या होता है कि वो तैयारी करते हैं, उनके पास एक यूट्यूब सोर्स है, उस सोर्स के थ्रू किसी भी चैनल का जो एग्जाम्स वगैरह या फिर जॉब रिलेटेड अपडेट्स देती हैं, उनके वैकेंसीज को देख के तैयारी शुरू करते हैं। फिर 10 दिन बाद पता चलता है कि नहीं, अभी एग्जाम नहीं होने वाली है। उनका पढ़ने का जो एक सर्किल है, पढ़ने का जो एक वे है, वो टूट जाता है, जिससे कि उनको नुकसान कितना ज्यादा होता है वो मैं आपको बताऊं ऐसा मेरे में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उसके अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपको भी अच्छे से पता होगा कि किस तरह से ये बहालियां लटकाई जाती है। अब देख लेते हैं कि आखिर क्यों बीएसएससी
रिलेट करती है, उसके पीछे नेताओं का क्या हाल है, क्या मतलब रोल है। सबसे पहले देख लीजिए कि हम इसमें पक्ष यानी जो सत्ताधारी है उनको मैं कतई भी जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि सत्ताधारी लोगों को कभी भी किसी भी विज्ञापन की लेट लतीफी की आदत पड़ चुकी होती है। अब आप सोच के देख लीजिए कि अभी चुनाव हुए हैं और अभी इसके एग्जाम की कोई आसार भी नहीं है, तो क्या हम लोग ये उम्मीद रखें कि 2029 के चुनाव या फिर 2030 के चुनाव में ये वैकेंसीज क्लियर होंगी? तो इसमें रोल किसका होना चाहिए और कौन इस वैकेंसीज को पूरा करवाएगा, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, इस बीच आपने देखा कि सत्ता 3 बार चेंज हो गई, लेकिन इस तीनों बार जो ये बहाली आई उसके बाद सत्ता 3 बार चेंज हुई। तेजस्वी यादव के बाद सम्राट चौधरी के बाद ये फिर ये चुनाव। तो मतलब 3 बार सत्ता चेंज होने के बाद भी किसी भी तरह का इसमें कोई चेंज या फिर बदलाव नहीं आया, या फिर इसके एग्जाम को लेकर कोई पॉजिटिव या कोई ठोस डेट नहीं आई। ऐसे में क्या किया जा सकता है? तो सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर मैं मानता हूँ सत्ता पक्ष को, तो मैं मानता हूँ ही नहीं हूँ, क्योंकि सत्ता पक्ष वो सिर्फ चुनावी रूप से एक इस वैकेंसीज को भुलाने में या भुलाने में लगी हुई है। तो अब जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी वो सो कॉल्ड यूथ लीडर्स की है, जो आपसे तो कहते हैं कि मैं युवाओं के भविष्य के बारे में सोचता हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बिहार में कितनी डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंसीज आ रही हैं और उन वैकेंसीज को किस तरह से ये लोग यूटिलाइज करेंगे। क्या उन वैकेंसीज को ये लोग क्लियर कर पाएंगे, और अगर नहीं करवा पाएंगे तो कैसे उस वैकेंसीज को क्लियर किया जाए। आपको मैं बता दूं कि उस वैकेंसी को क्लियर करवाने में जो सो कॉल्ड यूथ लीडर है, जैसे में आप ले लीजिए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, इन लोगों का अगर ये यूथ के लिए, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए सच में आने जाते हैं, तो इन लोगों का क्या फर्ज नहीं बनता कि मुख्यमंत्री से मिलके या फिर सड़क पर जो 40 लाख कैंडिडेट का मतलब आप समझ जाइए, कम से कम अगर हम विधानसभा की बात करें तो ये 40 लाख कैंडिडेट, अगर आपके विधानसभा बात करें तो कम से कम 40 लाख मतलब 80 से 85 सीटों पर, क्योंकि वैकेंसीज के फॉर्म्स तो 18+ वाले ही भरते हैं, तो 80 से 85 सीट जो विधानसभा की होंगी उस पर ये प्रभाव डालने वाले वोट्स होते हैं। इन वोट्स को क्या विपक्ष के लीडर तेजस्वी यादव ने भुनाने की कोशिश की कभी? क्या उनके लिए बीएसएससी के आंदोलन के लिए उन्होंने आंदोलन किया? क्या उनके जानकारी में नहीं है कि बीएसएससी की तरह वैकेंसी चल रही है और उस वैकेंसी को क्लियर करवाने अगर वो सड़कों पर उतर कर उस वैकेंसी को क्लियर करवाने के लिए कोई आंदोलन करते, तो क्या वो आंदोलन सफल होती, या फिर अगर डेट अनाउंस हो जाती क्या सरकार पे दबाव नहीं पड़ता, और अगर सरकार पे दबाव पड़ता तो क्या वैकेंसी क्लियर होता, तो क्या उसका क्रेडिट विपक्ष नहीं ले सकती थी? क्या तेजस्वी यादव वो क्रेडिट नहीं ले सकते थे? तो दोस्तों, इसका एक ही जवाब है कि हाँ, ये क्रेडिट तेजस्वी यादव ले सकते थे, लेकिन उनको पॉजिटिव वे ऑफ राजनीति नहीं है। उनको अपने पार्टी के अंदर कैसे तेज प्रताप यादव को निकालना है, कैसे मीसा भारती को निकालना है और कैसे संजय यादव को बढ़ा के रोहिणी आचार्य को निकालना है, उस पर ध्यान रहता है इन लोगों का, ये परिवारवादी लोगों का। चिराग पासवान को इस बात का ध्यान था कि कैसे उसके चाचा से उसका बदला लेना है, कैसे अपने बहनोई को सेट करना है, कैसे अपने मम्मी को सेट करना है जो राज्यसभा की बात चल रही है, इस पर ध्यान आता है। उनको आपके एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इस ऐसे में आप सोच के देखिए कि क्या आप इस जो मॉडर्न वे ऑफ पॉलिटिक्स है उसके आप टूल किट तो नहीं बन रहे हैं? क्या आप इस पॉलिटिक्स में एक औजार के रूप में तो नहीं काम कर रहे हैं, जो कि सिर्फ रैलियों में या फिर अपने स्टेटस में भैया जिंदाबाद वाले नेता तो नहीं बन रहे हैं, उनके पीछे वाले चाटुकार तो नहीं बन रहे हैं। आप तेजस्वी भैया जिंदाबाद कर सकते हैं, आप चिराग भैया जिंदाबाद कर सकते हैं। क्या उन्होंने आपके रोजगार के लिए, आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्या इन 40 लाख अभ्यर्थियों के लिए एक बार भी एक डेट अनाउंस करवाने के लिए क्या उन्होंने बीएसएससी पर सवाल किया? क्या उन्होंने बिहार सरकार पर सवाल किया कि क्यों डेट नहीं अनाउंस हो रही? तो उसका सीधा जवाब है कि नहीं। और ये वो लोग भी जानते हैं कि अगर ये वैकेंसी क्लियर हो गई, युवा अगर पढ़ लिख के रोजगार में आ गए, तो फिर मेरे पीछे इन 40 लाख लोग जो मुझे रोल मॉडल है, ये 40 लाख लोग में से मैं गारंटी लेता हूँ कि 25 लाख ऐसे हैं जो कि ये अनपढ़, ये परिवारवादी लोगों को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं पॉलिटिक्स के रूप में, और ये जानते हैं कि यही लोग मेरे झंडे ढोएंगे
और कुछ नहीं करके आजीवन मजदूरी करते रह जाएंगे। तो आप इन बातों को सोचिए कि क्या मैं अगर बोल रहा हूं कि ये इसके पीछे विपक्ष आई मीन तेजस्वी यादव और उस वक्त भी विपक्ष जो थे चिराग पासवान, क्या ये दोनों इसके लिए जो सो कॉल्ड बिहार के यूथ लीडर हैं, क्या इसके लिए ये दोनों जिम्मेदार है या नहीं? और अगर हाँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि उन लोगों के कानों तक जरूर पहुंचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी ऐसे ही कई वीडियोस मैं लाने वाला हूं हर वैकेंसीज को लेकर, आपके मुद्दों को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन परिवारवादी और एम्प्लॉयमेंट को लेकर एकदम से अनहाइजीनिक जो नेता है उसके कानों तक ये पहुंचे और उनको भी समझ आए कि पॉलिटिक्स क्या होती है। पॉलिटिक्स हमेशा परिवारवाद और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का नहीं। पॉलिटिक्स मतलब आप पॉजिटिव राजनीति भी कर सकते हैं, पॉजिटिव राजनीति के थ्रू भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप एम्प्लॉयमेंट दिलवाकर, अगर सरकार नहीं दे रही तो आप सरकार से विपक्ष होने के नाते मांगकर एम्प्लॉयमेंट दिलवा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट दिलवाने का ये नहीं मतलब कि आपके कलम से ही एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्प्लॉयमेंट दिलवाने का ये भी मतलब है कि आप बेरोजगार युवाओं के साथ खड़े होकर सड़क पर कंधे से कंधे मिलाकर उनकी आवाज उठाएं और किसी भी वैकेंसी का डेट निकलवाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।